नमस्कार, मैं डीके राज अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था विवाह किसे कहते हैं, विवाह के संबंध में जानकारी दी थी। उसमें कुछ बातें बाकी रह गई थी जिसे मैं इस वीडियो में पूरा करने जा रहा हूं। तो मैंने बताया था विवाह किसे कहते हैं, वर किसे कहते हैं। मैंने बताया था चूँकि वर विवाह का सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है, इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि वर किसे कहते हैं। मैंने बता भी दिया था, फिर भी एक बार जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे थे उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की मन की इच्छाएं, किसी व्यक्ति की मन की इच्छाएं ही वर कहलाता है। तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बातें हैं, तो विशेष करके विवाह में पुरुष होता है, मतलब वर के रूप में। स्त्री जो होती है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव करती है। उसके मन में उसकी जो चाहतें होती है, कैसे व्यक्ति के साथ वो अपना जीवन बिता सकती है, वो कल्पना करती है और फिर वैसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन में बंधती है। ठीक है, तो इस उसकी इच्छाओं को कहा जाता है वर। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, पिछली वीडियो में भी बताया था, ब्रह्म विवाह में पिता अपने पुत्री के लिए वर ढूंढता है, दैव विवाह में भी पिता अपने पुत्री के लिए वर ढूंढता है और आर्ष विवाह में भी पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पिता अपने पुत्री के लिए क्यों वर ढूंढता है, जबकि वर ढूंढने का अधिकार पुत्री को होता है। वास्तविक रूप से मैंने बताया था कि वर का अर्थ क्या होता है, तो इस तरह से देखा जाए तो अधिकार किसका हुआ, पुत्री का हुआ, मतलब लड़की का हुआ अपने लिए जीवन साथी चुनने का। लेकिन पिता ढूंढता है इसलिए क्योंकि लड़की जो होती है कम उम्र के होने के कारण, मतलब पिता की अपेक्षा कम उम्र होने के कारण उसके पास अनुभव बहुत कम होते हैं, वो सही से चुनाव नहीं कर पाती है। अतः पिता क्या करता है, वो जिम्मेवारी लेता है, क्योंकि बचपन से अपनी पुत्री के स्वभाव को देखते आता है, उसकी इच्छाओं को मन ही मन महसूस करते आता है। ठीक है, उसके व्यवहार को देखता है और फिर क्या करता है कि उसके अनुसार वो निर्णय लेता है कि उस पुत्री के लिए किस तरह का वर चाहिए। इसलिए जिम्मेवारी बनता है कि पिता अपने पुत्री के लिए वर ढूंढता है। ठीक है, तो मैंने इन दो चीज़ों के बारे में बताया था, इस आर्ष विवाह के बारे में भी बताया था, लेकिन कुछ इसमें त्रुटियां रह गई थी, अधूरी रह गया था, जिसे मैं आज पूरा कर दे रहा हूं। तो आर्ष विवाह में क्या होता है कि पिता अपने पुत्री के लिए वर ढूंढकर उसके शादी को संपन्न कराता है। लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत का अर्थ मैं थोड़ा सा परिवर्तन बता दूं कि इस विवाह और इस मतलब ब्रह्म विवाह और दैव विवाह में, इसमें पिता अपने पुत्री को कुछ दान स्वरूप देता है। पिता अपने पुत्री को यानी वर पक्ष को भी कुछ दान के रूप में देता है, जैसे वस्त्र दे या फिर कुछ आभूषण वगैरह भेंट करे। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन आर्ष विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को कुछ गिफ्ट करते हैं, यानी दान स्वरूप देते हैं, कुछ भेंट करते हैं। अब कुछ का मतलब यहाँ पर अनिवार्य है, दान अगर देना है तो क्या देना है, तो गाय और बैल। ये आर्ष विवाह में होता है। आर्ष विवाह को हम लोग अगर समझें तो ये आर्य विवाह की ओर इशारा करता है, मतलब गृहस्थ जीवन जीने के लिए इशारा करता है। तो इस आर्ष विवाह में प्रक्रिया ये होता है कि गृहस्थ जीवन जीने के लिए गाय और बैल को दान के रूप में दिया जाता है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे मैंने लिखा है प्रजापत्य विवाह। ये कौन सा विवाह है, इसके बारे में हम लोग जान लें। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग अपने पुत्रों की यानी लड़का और लड़की की सहमति के बिना दोनों की शादी संपन्न कराते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उन दोनों का भविष्य उज्जवल हो सके, जीवन सुखमय हो सके, इसलिए शुभ मुहूर्त का चुनाव किया जाता है, यानी अच्छे समय का चुनाव किया जाता है, ऐसे वक्त का चुनाव किया जाता है जिसमें विवाह संपन्न अगर कराया जाए तो वैवाहिक जीवन भविष्य में जो होगा वो सुखमय होगा, आनंददायी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें शुभ मुहूर्त का चुनाव किया जाता है, साथ ही साथ अग्नि को साक्षी मानकर, और तब वहाँ पर दोनों की वर पक्ष और वधु पक्ष की उपस्थिति में लड़का और लड़की की शादियाँ संपन्न की जाती है। इसमें वर और वधु की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से की गई विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, जी हाँ, गंधर्व विवाह आजकल के युग में भी होता है, लेकिन गंधर्व विवाह वास्तविक रूप से देवी देवताओं के लिए बना था।
आज के युग में कुछ लुच्चे लफंगे, जिसको मैं अपनी भाषा में कह दूं, उनके लिए हो गया है। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो लुच्चे लफंगे, अन्यथा एक अगर आदर्श जीवन के लिए हम देखें तो कहीं न कहीं ये जीवन भी बेहतर होता है, परंतु इसमें लड़का और लड़की का सोच बेहतर होना चाहिए, जो समाज के निर्माण के लिए होते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम लोग ये फिल्में देखते हैं या कुछ कहानियाँ सुनते पढ़ते हैं, जिसमें पता चलता है कि गंधर्व विवाह कहीं कहीं सही भी होता है आज के युग के लिए, और ज़्यादातर गलत भी साबित होता है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ गंधर्व विवाह जिस समय बना था उसका क्या तरीका था। गंधर्व विवाह में जो होते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर किसी की सहमति के बिना ही शादी करते हैं। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये देवी देवताओं से संबंधित विवाह है, तो उसमें देवी देवताओं से संबंधित विवाह में देवी देवताओं के परिवार माता पिता विशेष नहीं होते थे। इसलिए लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर उसके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करते थे, मतलब विवाह की विधियां स्थापित करते थे, विवाह करते थे और फिर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस समय के लिए ये गंधर्व विवाह था, जिस समय की माता पिता की उपस्थिति नहीं थी, मतलब माता पिता लगभग नहीं के बराबर होते थे तब के लिए। लेकिन आज के युग में अगर हम देखें तो आज के युग में भी गंधर्व विवाह के टाइप से कुछ विवाह होते हैं, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है। मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर परिवार वाले अगर सहमत न हो तो भी वो परिवार वालों की चिंता किए बिना, परिवार वालों के बारे में सोचे बिना, उनकी आज्ञाओं का पालन किए बिना है ये लड़का और लड़की एक दूसरे से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, मतलब विवाह करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी होता है जिसे कि अंग्रेजी में लोग कहते हैं लव मैरिज। ठीक है, इस टाइप का विवाह जो आज के युग में बन गया है, जो पहले था गंधर्व विवाह। चलिए ठीक है, इसके आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ असुर विवाह। असुर विवाह किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। असुर विवाह में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है, शादी का उम्र हुआ, मतलब विवाह का उम्र उसका हुआ, परंतु उसका विवाह नहीं होता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो अयोग्य रहता है, या तो बुद्धि से अयोग्य हो, या फिर शारीरिक बनावट से अयोग्य हो, या फिर किसी न किसी कारण से समाज में वो अयोग्य साबित हुआ हो। पश्चात शादी नहीं हो पाता है, परंतु उसकी इच्छाएं होती है कि वो भी वैवाहिक जीवन का आनंद ले। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप चूंकि उसके पास ताकत अधिक होती है, इसलिए वो अपनी ताकत का प्रयोग करके या फिर धन अधिक होने के कारण वो लड़की के पिता को धन देकर, लालच देकर, उसे धन देकर और लड़की को खरीद लेता है, और खरीदने के पश्चात उस लड़की से शादी करता है, उसके साथ विवाह करता है। तो इस तरह से इस प्रक्रियाओं द्वारा की गई विवाह को कहते हैं असुर विवाह। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बता रहा हूं आगे, और वो है राक्षस विवाह। जिस तरह से नाम है उसी तरह से विवाहों का प्रक्रिया भी है, और आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कौन सा विवाह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि राक्षस विवाह में धन देकर अगर न हो तो जोर जबरदस्ती से लड़की को अपहरण करके या उसे किसी युद्ध कला से जीत कर और उसके साथ शादी कर लिया जाए, तो ये प्रक्रिया भी होता है राक्षस विवाह। लगभग ये दोनों सेम मतलब एक जैसा है कि इसमें तो है कि धन का लालच देकर खरीद लिया जाता है, और इसमें अगर धन का लालच न सफल हो तो बाहुबल से लड़की को किसी युद्ध में जीत लिया जाए, या फिर जैसे भी हो उसे अपने वश में करके, यानी उसे परास्त, मतलब उसके माता पिता को या तो परास्त कर लिया जाए, या फिर युद्ध में उस लड़की को परास्त कर लिया जाए, और फिर उसके बाद उसके साथ शादी कर दी जाए, मतलब कर ली जाए। तो इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं राक्षस विवाह। अब अंत में 8वें नंबर पर एक और विवाह की प्रक्रिया है, और वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह, अब आप जानेंगे पैशाच विवाह किसे कहते हैं। ये समाज के लिए घृणित विवाह है सबसे ज़्यादा,
क्योंकि इसको लोग आसानी से समझ लेते हैं। जैसे पैशाच विवाह में क्या होता है कि बहला फुसलाकर लड़की या लड़की के परिवार वालों को बहला फुसलाकर किसी तरह का लोभ लालच देकर या उसकी दिमागी अवस्था को चेंज करके लालच भर के और फिर उसके साथ शादी कर ली जाए, तो ये विधि होता है पैशाच विवाह। और भी कुछ इसमें बाकी है, और वो है बेहोशी हालात में लड़की को बेहोश करके, बेहोश का मतलब कि उसकी चेतना समाप्त अगर हो जाए, वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रही हो, उस अवस्था को बेहोश कहा जाएगा। तो बेहोश करके, या फिर वो बेहोश है जैसे पागल किस्म के हैं, तो वैसी अवस्था में उस लड़की से जोर जबरदस्ती से शादी कर ली जाए, क्योंकि लड़की तो समझती नहीं, अगर पागल है तो उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझ पाती है। उस अवस्था में उसका फ़ायदा उठाकर और फिर लड़का द्वारा उसके साथ शादी कर ली जाए, तो ये होता है पैशाच विवाह। और भी कुछ है, अगर किसी लड़की के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाकर, यूँ कहें कि बलात्कार करके, और उसके साथ शादी कर ली जाए मजबूर करके, या फिर बलात्कार करने के पश्चात सामाजिक लोक लज्जा से बचने के लिए या सामाजिक दंडों से बचने के लिए मजबूर होकर उस लड़की से शादी की जाए, तो इस तरह के हुए शादी यानी इस तरह के हुए विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह। तो मेरा ख्याल है कि आप जितने भी मतलब 8 तरह के जो विवाह मैंने बताया है, वो आप आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने विवाह की 8 प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे विवाह का एक महत्वपूर्ण पात्र होता है वर, वैसे ही विवाह में बहुत से महत्वपूर्ण पात्र होते हैं, और किस पात्र का क्या फर्ज बनता है, क्या उद्देश्य होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ विवाह की बहुत सी विधियाँ होती है, जिन विधियों को हम करते हैं, देखते हैं, परंतु उसके अर्थों को नहीं समझते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो मैं उन सभी विधियों के महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और फिर इससे लाभ उठा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।